नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। अपनी पार्टी की मौजूदा स्थिति का अंदाज़ा कांग्रेस को अच्छी तरह से है। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस हाशिए पर नजर आ रही है और अब पार्टी के सामने दिल्ली की अग्नि परीक्षा है। जाहिर है कि अगर दिल्ली में पार्टी की छवि नहीं सुधर पाई तो कांग्रेस की साख पर खड़ा संकट और भी गहरा जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब एकदम सर पे हैं और नतीजों को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस को आगाह करने के लिए काफ़ी हैं। पार्टी को कितनी मेहनत की ज़रूरत है। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ पड़ाव ऐसे हैं जहां कांग्रेस को घर के ही सदस्यों से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस की साख पर संकट। लोकसभा में 44 पर सिमटी। विधानसभा चुनावों में भी लगातार हार। अब दिल्ली के दंगल को पार्टी तैयार। माकन के हाथ में दिल्ली चुनाव की पतवार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को अब तक की सबसे बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई और नेता विपक्ष तक का पद खो दिया। फिर एक के बाद एक राज्य भी कांग्रेस के हाथ से निकलते गए और इस हार से आहत कांग्रेस अब दिल्ली के जंग से अपनी खोई हुई साख वापस पाने की कवायद में जुट गई है। मंगलवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव, संगठन में बदलाव के साथ ही भूमि अधिग्रहण पर बीजेपी को घेरने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में अजय माकन को चुनाव प्रचार समिति का मुखिया बनाया गया। अब माकन के कंधे पर दिल्ली का किला फतेह करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही बुधवार को कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने का ऐलान भी किया है। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा, आज की बैठक के 2 मुद्दे थे। बैठक में चर्चा हुई कि एनएसयूआई महिला संगठन, सेवा दल के सदस्य अलग अलग हों या एक ही सदस्य हों, इस पर खुली बहस आमंत्रित की गई है। अध्यक्ष के कार्यकाल घटाने पर चर्चा हुई। 5 साल के बजाय अब ये पद 3 साल तक के लिए हो सकता है। कांग्रेस अपने संविधान में बदलाव करेगी। इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा हुई, किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई और संगठन पर भी चर्चा हुई। हालांकि बैठक से पहले अटकलें थी कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक में उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं बैठक में राहुल गांधी ने कहा, हम नाराज कार्यकर्ताओं की वजह से लोकसभा चुनाव 2014 हारे। मंत्रियों की वजह से चुनाव में हार मिली और मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया। कांग्रेस के सामने चुनौतियां, पार्टी की खोई साख वापस लाना, लगातार हार के सिलसिले को रोकना, पार्टी के अंदर की गुटबाजी पर लगाम लगाना। कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को और कोई नहीं बल्कि कांग्रेसी ही हरा सकते हैं और कांग्रेस की मौजूदा हालत इंदिरा जी के इस कथन को कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। अभी पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर आ गई थी। हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जारी गुटबाजी पार्टी के लिए चिंता का सबब है। हरियाणा में जारी गुटबाजी का नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ा और देखना अब ये है कि पार्टी इन चुनौतियों से पार कैसे पाती है। अंजनी कुमार सिंह, चैनल 1 न्यूज। कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत कड़ी हैं और आगे का रास्ता भी बहुत कठिन है। कांग्रेस में आज काफ़ी देर तक वर्किंग कमेटी में छवि सुधारने को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस की नेता अंबिका सोनी से बात की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। आइए सुनते हैं अंबिका सोनी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। कांग्रेस
अगली बार सुनिए मेरे साथ उनसे बातचीत करते हैं। मैम सीडब्ल्यूसी की मीटिंग और क्या कहेंगे आप, क्या डिस्कस हुआ? भैया मैं डिस्कशन के बारे में नहीं कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, प्रवक्ता बोलेंगे। संगठन से जुड़े मुद्दे थे और आंदोलन से, प्रोटेस्ट से, एनडीए की गलत नीतियों के बारे में हम क्या रुख अपनाते हैं उससे जुड़े। दिल्ली से चुनाव को लेकर क्या डिस्कस हुआ? दिल्ली चुनाव को लेकर क्या नए चेहरे उतारे जाएंगे? इससे चर्चा नहीं हुई आज। Just one second. तो साफ तौर पे कांग्रेस ये कहना है कि नए चेहरों को नहीं उतारा जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि प्रवक्ता जो है इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, लेकिन जैसे कयास लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी को उपाध्यक्ष से प्रमोट करके अध्यक्ष बनाया जाए, वो फिलहाल वर्किंग कमेटी में नहीं हो सका। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रीतिकरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो कांग्रेस अब लगता है अपनी छवि सुधारने के लिए, और कांग्रेस खुलकर सामने आई है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दों पर, खासकर भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध पे जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर कुछ सुरसुराहट हो रही है। और देखते हैं ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजेश यादव, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन हमारे साथ मौजूद हैं, और ललन प्रसाद सिंह, प्रोफेसर ललन प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं जानना चाहूँगा पुष्परंजन जी के पास। पुष्परंजन जी, जो आज वर्किंग कमेटी हुई, वर्किंग कमेटी से जो खबरें निकल कर आई साहब, इन मुद्दों पर हमने चर्चा की। मेरे ख्याल में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार लगा है कि कांग्रेस पार्टी भी है, मैदान में है और अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो कोशिश कांग्रेस की है, इस कोशिश को कितना गंभीर आप मानते हैं? बिल्कुल ठीक, मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से। लगता था कि आज जो राजनीति की लोहड़ी जलाई है कांग्रेस ने, उस लोहड़ी की अग्नि को प्रज्वलित करने से पहले लगता था पाला पड़ा हुआ है, कांग्रेस है ही नहीं चुनाव मैदान में। लेकिन बुनियादी मुद्दे फिर भी अभी उस पर गंभीर चिंतन नहीं हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष के इशू पे या पार्टी को हम नए सिरे से कमान किसी को अगर देते हैं। अब दिल्ली में जैसे अजय माकन को इन्होंने दिया, तो अभी भी चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री का प्रत्याशी या जिसे भी चेहरा जो घोषित करेंगे, तो ये उसी पैटर्न पर ये कोशिश कर रहे हैं जैसे बीजेपी जा रही है कि बिना कप्तान के आप जहाज, बड़े कप्तान के इशारे पे जहाज, रिमोट से चलाने वाला जहाज, तो वही रिमोट की राजनीति फिर यहाँ दिल्ली के चुनाव में भी शायद दिखे। वो चेहरा ठीक है, आपने अजय माकन को दिया है, लेकिन फिर वो कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा। अरविंदर सिंह लवली को जैसे लग रहा है जैसे कि उनको नापसंद होगा या दोनों के बीच टकराव बढ़ेगा, तो टकराव भी शायद साथ साथ चलने की दिशा में। फिर जो बुनियादी मुद्दे, अब दिल्ली में भूमि अधिग्रहण कानून से यहाँ के मतदाताओं को कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के चुनाव का अवसर है, तो यहाँ का क्या विजन होना चाहिए दिल्ली के लिए? दिल्ली के मतदाताओं को जीतना है, उनका मन जीतना है, उनको अपनी तरफ खींचना है। उसके लिए क्या आपकी रणनीति है? उस रणनीतिक चर्चा शायद कम होनी चाहिए या उसका खुलासा नहीं किया गया, या ये मौजूद ज़्यादा अहम था कि पहले दिल्ली के चुनाव निपटा जाए और देशव्यापी जो चर्चा है वो बाद में की जाए। निश्चित रूप से। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अभी समझ नहीं पा रही है कि कब क्या स्टेप लेना चाहिए? निश्चित रूप से, मतलब कांग्रेस को अभी उस नब्ज को, उस बुनियादी जो पीड़ा है मतदाताओं की, ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी की, वही हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से हम दूसरे राज्यों में हार चुके हैं। नहीं, मतदाता भी आपसे नाराज हैं। इस ग्राउंड रियलिटी को जानिए, इस जमीनी सच को आप उससे जानबूझ के नहीं जानना चाहते हैं, तो ये भी ये पार्टी के लिए और खतरनाक है। और खतरनाक। प्रोफेसर साहब, आप किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की ये जो राहुल गांधी का बयान आया कि साहब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो मीटिंग में भी राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की हार इसलिए हुई कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो नाराज़ थे, और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने शायद कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं किया। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज़ थे, असली बात तो ये कि जनता नाराज़ थी आपसे। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए आपके शासन में, और जब दिल्ली का चुनाव आया तो दिल्ली में तो इतना बड़ा कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ जो सारी दुनिया में कांग्रेस को इसने उजागर कर दिया, और कांग्रेस के तमाम मिनिस्टर्स के खिलाफ जो जनता ने आवाज़ उठाई समय समय से। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम कांग्रेस की जो नई नीति देखें कि अजय माकन को उन्होंने खड़ा किया है, खैर ये तो एक बुद्धिमानी की बात है कि एक ऐसा चेहरा उन्होंने खड़ा किया है कि जिसकी छवि ज़रा साफ है, उनके खिलाफ कोई ऐसे घोटाले के केसेस नहीं है, या कांग्रेस के मिस्टर क्लीन कहे जाते हैं, क्लीन इमेज है उनका। लेकिन सवाल ये है कि क्या अजय माकन
टीम को साथ ले पाएंगे और क्या उनको वो छूट मिलेगी, क्योंकि जो कांग्रेस की हिस्ट्री है और जो प्रेजेंट सेटअप है 10 जनपद का, तो उसमें मैं नहीं समझता कि किसी भी लोकल नेता को या जिसको ये कमान देते हैं उसके हाथ में चीज़ें सारी होती हैं। ऊपर से ही कठपुतली की तरह ही नचाया जाता है, और अगर वही माखन के साथ भी हुआ तो ये स्थिति बनी रहेगी। अभी देखिए जो बयान इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग दे रहे हैं, शीला दीक्षित ने जो बयान दे दिया अभी, तो उस तरह के बयान जो इन्होंने कहा कि वो अजय माखन को आप वहाँ से लड़ा दीजिए नई दिल्ली से। अब कहाँ वो केजरीवाल लड़ रहा है वहाँ से, तो वहाँ अजय माखन को लड़ा दीजिए और अजय माखन वहाँ की सीट हार जाएं तो उनकी जो बनी बनाई साख है वो भी गिरेगी और कांग्रेस की साख तो गिरेगी। तो इस तरह के इनके जो वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के अंदर ही कई गुट हैं, एक नहीं मैं समझता हूँ कई गुट हैं कांग्रेस के अंदर इस समय दिल्ली में भी, और वो अलग अलग इलाकों में बटेंगे। और आप देखिएगा जो सीटें अल्टीमेटली अलाट होंगी वो इस बेसिस पर नहीं होगी कि जनता में उन लोगों का कितना प्रभाव है, बल्कि जो उन गुटों के लोग हैं उनमें उनके ऊपर कितना प्रभाव है कि मैं अपना आदमी चाहता हूँ, मैं अपना आदमी चाहता हूँ। इस तरह के लोग सीटें पाएंगे और पा रहे हैं, तो उसका परिणाम तो वही होगा जो पिछले चुनाव में हुआ जी। राजेश जी, दोनों की बात आपने सुनी, पुष्परंजन जी की बात सुनी, प्रोफेसर साहब की बात सुनी, और पैकेज भी आपने देखा, अंबिका सोनी की बात भी आपने सुनी। सवाल ये है कि पुष्परंजन जी और प्रोफेसर ललन प्रसाद दोनों का कहना एक तरह से ये है कि भाई कांग्रेस जो है वो अपनी बीमारी को सही से डायग्नोज नहीं कर रही है, तो अगर सही से डायग्नोज नहीं होगा तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कॉमनवेल्थ का बता रहे थे, कॉमनवेल्थ का देश में नाम भी हुआ, ऐसा नहीं, और बड़ा संपन्न कॉमनवेल्थ का जो करवाया था और विकास भी हुआ। दूसरा, पुष्परंजन जी ने जो बताया भूमध्य ग्रेड का, भूमध्य ग्रेड में जो है पिछली जब किसानों की ज़मीन है दिल्ली में, अभी भी बहुत ज़मीन है और बहुत का मुआवजा नहीं मिला है अभी भी, और बहुत ने मुआवजा उठाया नहीं। किसी को 100 रुपये मुआवजा है, ज़मीन के रेट कुछ हैं। तो वो क्या है, सरकार ने पूरे देश में यही कहा कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी रजामंदी से भूमि को अधिग्रहण करो, जब वो अपने मार्केट रेट से उसको कुछ लाभ होना चाहिए। देश में हाल ये हो रहा था, सब जो स्टेट गवर्नमेंट थी और कुछ गवर्नमेंटें नाम तो विकास के नाम पर करती थी, नोएडा में सब जगह ये प्रॉपर्टी का धंधा कर रखा था। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए लाया गया था। अब उन्होंने वही कर दिया कि हम अपनी इच्छा से जितना मर्जी दाम देंगे और ले लेंगे, तो ये जो किसान लोग हैं उनके लिए अन्याय है। दूसरी बात क्या है कि दिल्ली में विकास की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जब सरकार थी, 5 साल सरकार इनकी रही है दिल्ली में, पहली बार इनकी रही। 5 साल में इनने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे इनके, सुषमा स्वराज रही, साहिब सिंह वर्मा रहे, 3 मुख्यमंत्री इनका। 5 साल में इनने 3 मुख्यमंत्री बदले, और 5 साल के अंदर इनने क्या किया ये बताएं। हमने 15 साल दिल्ली के अंदर राज्य करा, दिल्ली के अंदर 15 साल में विकास। ठीक, दिल्ली की बात हुई, हम मूल मुद्दे पे आना चाहते हैं। सवाल है कांग्रेस के रिवाइवल का। कांग्रेस जिस तरह से नीचे जा रही है, लगातार डाउनफॉल हो रहा है कांग्रेस का। लोकसभा चुनाव हारी, फिर महाराष्ट्र हाथ से गया, हरियाणा हाथ से गया, जम्मू कश्मीर भी निकल गया, झारखंड में भी कांग्रेस जो है नीचे आई, और अब दिल्ली में साख दांव पर है। लोगों का कहना तो ये जो सर्वे आ रहे हैं कि भाई 3-5 सीटें अगर कांग्रेस को मिल जाएं तो गनीमत है। तो ये जो ओवरऑल एक वो हो रहा है, दिल्ली का चुनाव तो एक छोटा सा हिस्सा उसका है। आज जो CWC की मीटिंग हुई है उसमें दिल्ली स्पेसिफिक नहीं थी, वो था कांग्रेस का रिवाइवल। तो सवाल ये है कि कांग्रेस क्या अब इस मीटिंग के बाद ये माना जाए, जो भूमि अधिग्रहण का जिक्र आपने किया, क्या पूरे देश में सरकार के खिलाफ फाइट करने के मूड में है? एक फाइटर की भूमिका में होंगे राहुल गांधी? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल फाइटर की भूमिका में होंगे। और दूसरा क्या है कि जो हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, हमें जो सहयोगी पार्टियां थी, हमारे साथ जो सहयोगी पार्टियां काम कर रही थी, उनकी वजह से हमें सब ये झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय जो जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया नहीं था। बाकी जो 1-2 जो लेकिन यूपीए जो था आपका, उसको तो पूर्ण बहुमत था 2009 में। सिंगल पार्टी चुनाव में आप गए नहीं थे, यूपीए के साथ आप गए थे। यूपीए में जो पार्टी थी हमारी, सहयोगी दल थे, ये उनकी वजह से हुआ, और उनकी वजह से हमें, क्योंकि हमारी पार्टी मेन उस समय मेन सत्ता में थी और मेन केंद्र थी, तो वो सारी चीज़ें जो जिम्मेदार, तो वही जो मेन केंद्र में होता है उसी की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए लोगों ने ऐसा सोचा। उस समय मोदी जी ने जो अपना ये अभियान चला दिया, झूठ बोल बोल के सारे देश में कि हम ये करेंगे, पूरा अमेरिका जैसा देश को बना देंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि दिल्ली को हम राजधानी को, जो दिल्ली की राजधानी को अभी भाषण दिया था कि हम ऐसा बनाएंगे,
वाशिंगटन, लंदन, पेरिस जैसी हो जाएगी। हमारा तो इस दिल्ली के लिए भी यही था कि हमने तो सदैव ये कहा कि विदेशों में भी चुनाव हों तो वहाँ के शहरों में वहाँ के लोग कहें कि हम दिल्ली जैसा बना देंगे। उस दिशा में हम चल रहे थे और हम बहुत चीज़ें गिना सकते हैं। तो क्या ऐसा देखो, एक बात मैं भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में कहना चाहूँगा। देखिए, अभी तक तो आपकी सरकार थी और नोएडा में भी मैं देखता हूँ कि हर साल आंदोलन होते रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर और किसानों के अंदर असंतोष रहा। अब आप इस गवर्नमेंट को इसके लिए दोषी कर रहे हैं कि वो एक अध्यादेश लेके आ रहे हैं। तो आपके समय में जो 15 साल तक आपने शासन किया उसमें क्या था? ना हमने जैसे जो आप बता रहे हैं अधिग्रहण पर अध्यादेश तो केंद्र सरकार किसानों में भी आपकी बात, किसानों में भी आपकी बात विश्वसनीय नहीं है। अध्यादेश लेके आए, पार्लियामेंट में पास करा था। आप अगर ये सोचते हैं कि किसान विश्वास कर लेंगे इस बात पर, तो कोई किसान नहीं विश्वास कर सकता। ना ये हमारे राहुल गांधी जी यहाँ नोएडा आए थे, उनके कहने से आपके खाली स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। जो वस्तुस्थिति रही है, आपने नोएडा का जिक्र किया इसलिए मैंने कहा कि नोएडा में कोई ऐसा साल गया हो जब आंदोलन नहीं हुआ हो। ना हमारी सरकार में आंदोलन नहीं, हमारी सरकार के जैसे ही संज्ञान में आए आप अभी 10 साल में संज्ञान में नहीं आया, आज संज्ञान में आ गया। मौखिक नहीं कहा, पार्लियामेंट में बिल पास करवाया कि किसानों की सेहत के। आज मुद्दा ये है, आज का मुद्दा ये था कि कांग्रेस रिवाइवल के लिए क्या कर रही है। तो आपने उस बात को टालने के लिए आप भूमि अधिग्रहण बिल को आप अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। मुद्दा यही है कि कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए क्या, मुद्दा सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, उसमें कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण को एक मुद्दा बनाया है। तो भूमि अधिग्रहण पर एक संशोधन किया था यूपीए सरकार ने, उसी को पलटा है मोदी सरकार ने। इसी पे बवाल है ना, इसी पे बवाल है ना, क्योंकि वो कांग्रेस का कहना यह था कि भाई हमने ऐसा बिल बनाया, आपका मकान है, मैं बिना सहमति के आपकी ले लूं तो ये अन्याय है ना आपके साथ, मेरे साथ अन्याय है। आप भी तो यही करते रहे हैं ना। सवाल ये है कि हमने अभी जितने अधिग्रहण नोएडा का हुआ या और शहरों में जहाँ भी हुआ, अब ऐसे बहुत सारे अधिग्रहण हुए हैं, हरियाणा में भी हुआ, वो विकास के लिए हुआ क्या? नहीं, अभी देखिए भाडरा के खिलाफ जो केसेस आए, इतना बड़ा भूमि अधिग्रहण हुआ और जमीन उनको अलॉट कर दी, कौन सा विकास हो गया उससे हरियाणा का? ना जो उनसे जमीन नहीं, आप ये खाली बहस के लिए ये बात आप कहें कि भूमि अधिग्रहण को लेके आपने जो जमीन ली, वो मुद्दा आपका नहीं चलेगा जनता के अंदर। वो किसानों से जमीन ली, किसानों से बिजनेस कर रहे हैं, जनता के अंदर ये मुद्दे नहीं चलेंगे। और दिल्ली के व्यापारी है, कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, वो व्यापारी है, बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने ली तो अपने दाम पे ली और अपने दाम पे ही बेची। बिजनेस तो आप लोगों ने करवाया है। आदमी नहीं ठीक है प्रोफेसर साहब, वो हमारा उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी बहस। उस पर अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनके खिलाफ जांच चल रही है और सरकार, अब बीजेपी की हरियाणा में भी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो जो जांच होगी वो जांच भुगतने, वो ये क्या जिसने किया है वो कानून अपना काम करेगा, उस पर हम नहीं जाते। कांग्रेस राजेश जी, दिल्ली का जो मतदाता है उसको कितने भूमि है कि उसका अधिग्रहण या उससे अभी लेना देना है? नहीं, ये भूमि अधिग्रहण मामला दिल्ली चुनाव से रिलेटेड नहीं है, चुनाव से रिलेटेड नहीं है, वो शहरी मतदाता है, उसके इशू दूसरे हैं। देखिए याद रखिए, यहाँ का मतदाता उसकी तासीर समझिए, वो शहरी मतदाता है, उसको उस शहरी मतदाता को रहने के लिए जगह चाहिए, उस शहरी मतदाता को सस्ता भोजन चाहिए, सस्ता अनाज चाहिए, राशन सस्ता चाहिए। उस शहरी मतदाता में जो औरतें आधी आबादी है, उस आधी आबादी को सुरक्षा चाहिए। यहाँ पर आप उस बुनियादी चीजों को नहीं, मुद्दों को जो डिस्कस करना था सीडब्ल्यूसी में, कांग्रेस शायद उन मुद्दों को डिस्कस नहीं कर पाई, गोल गोल घूमते रहे, क्योंकि चुनाव कल ही घोषित हुए हैं। अब चुनाव दिल्ली चुनाव के मूड में है, दिल्ली से जो मैसेज आना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो मैसेज देने में कांग्रेस एक बार फिर नाकाम रही। क्यों? उसमें और अंतर्विरोध भी है। जैसे शीला दीक्षित ने 3 दिन पहले बयान दिया था कि जरूरत पड़ी तो आपको हम लोग समर्थन देंगे। तो लोगों ने कहा, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने कहा कि हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनकी पर्सनल राय है। आज शीला दीक्षित ने कहा कि डॉक्टर किरण वालिया को नई दिल्ली से लड़ाया जाए केजरीवाल के विरुद्ध। तो आप अजय माकन जी कहते हैं हम उनके अनुभवों का लाभ उठाएंगे, काफी कुछ सीखा है शीला दीक्षित से। तो आप एक तरफ ठीक है, आपको सम्मान देना चाहिए, वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं लंबे समय तक, तो आप या तो उनके पहले वाली बात से इत्तेफाक रखिए और दोनों को मिला के चलिए। एक तरफ जहां आपको लग रहा है कि पार्टी नहीं फंस रही है तो आप कहते हैं उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, हम सबों की राय है। एक तरफ पार्टी जब फंसने लगती है तब आप व्यक्तिगत राय करके निकल जाते हैं। राजेश जी, ये क्या है, ये क्या है कांग्रेस के अंदर जो एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है हर स्टेट में,
इंटरनल गुटबाजी दिल्ली में चुनाव सर पे है। अब आपके सामने अपनी साख बचाने का संकट है, उसके बावजूद जो बड़े नेता हैं दिल्ली के, उनकी आपसी गुटबाजी इस तरह खुल के सामने आ रही है बयानबाजी के जरिए। पत्रकार जी ने ऐसे रिवाइव होगी पार्टी? जो पत्रकार जी ने शीला जी को पूछा कि आप किस स्थिति में, तो उन्होंने सीधा सा सवाल था कि बीजेपी के साथ तो हम जा नहीं सकते, कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो हम आपको दे सकते हैं। तो इन्होंने उसमें उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं कांग्रेस में मतलब न प्रचार में हूँ, न कोई मुझे पद चाहिए अभी, न कोई वो अभी दूर रहना चाहती है। तो आप क्यों तय कर रही हैं? अभी उन्होंने सलाह दी है, तो सलाह देना, जो वरिष्ठ आदमी है कांग्रेस के इतने समय पद पर रहा है, तो सलाह देना ठीक है, अच्छी सलाह होगी तो सलाह जाके सोनिया जी को दे, वहाँ घर पे जाके सार्वजनिक रूप से तय कर रही है ना। उन्होंने ये कहा कि किरण बालिया जी को लड़ा दो, पार्टी का है, पार्टी को अच्छा लगेगा। देखिए, तो इसी अवसरवादिता की वजह से ये तो बकरा ढूंढा जा रहा है कि केजरीवाल के कौन सा बकरा रख दिया जो हलाल हो जाए। ना केजरीवाल के यहाँ शीला दीक्षित नहीं लड़ी थी, अब उन्होंने क्या है, नहीं तो क्यों? नहीं, ये अधिकार शीला दीक्षित को नहीं है ना, किसको लड़ा दे कांग्रेस की अवसरवादिता की वजह से। प्रोफेसर साहब, क्या जो अभी राजेश जी बता रहे हैं और जो कांग्रेस के में जो सब कुछ चल रहा है, जो आपने भी डिस्कस किया बैठ करके, क्या लगता है कि कांग्रेस अभी अपने रिवाइवल के लिए एक सही ट्रैक पे चल रही है? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये बात कही गई कि अगर और कोई अल्टरनेटिव नहीं हुआ तो कांग्रेस फिर आपको सपोर्ट कर देगी। जिस आपने कांग्रेस को साफ कर दिया दिल्ली से, आप फिर उसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही देखिए यूपी बिहार में हुआ, कांग्रेस ने ऐसी पार्टियों से समर्थन लिया, उनको दिया कि उन्होंने उसको बिल्कुल साफ ही कर दिया। जब से इन्होंने एसपी से हाथ मिला दिया कांग्रेस में, तो एसपी ने कांग्रेस की जड़ें उत्तर प्रदेश से साफ कर दी। बिहार में भी यही स्थिति हुई। तो आप ऐसी पार्टियों से हाथ मिलाते हैं, उनको समर्थन देते हैं, उनका समर्थन लेते हैं कि अल्टीमेटली वो आपको ही साफ कर देते हैं। और कांग्रेस की हालत दिल्ली में यही हुई है और अब फिर होने वाली है। अगर इस तरह की मनस्थिति कांग्रेस में है कि जरूरत पड़ी तो हम फिर आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी नज़र में कांग्रेस को इस संकट से कैसे उभरना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जिसके ऊपर भी विश्वास करे, जैसे अजय माकन को आपने आगे खड़ा कर दिया, अब आप अजय माकन के हाथ में कमान दीजिए, उनको छूट दीजिए किस तरह कैंडिडेट सब जगह चुनें और चुनाव को संगठित करें। क्योंकि अगर ऊपर से आप कठपुतली की तरह अजय माकन को नचाते रहेंगे, जैसे आमतौर से कांग्रेस के सभी राज्यों में होता रहा है, तो फिर दिल्ली की स्थिति नहीं बदलेगी और ये चुनाव में कांग्रेस की वही हालत होगी जो पहले हुई है। जी, पुष्पेंद्र जी, आप किस तरह देखते हैं, क्या कांग्रेस कहाँ मिस कर रही है, क्यों चीज़ों को ढंग से सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पा रही है, सही संदर्भ में नहीं समझ पा रही है और एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रही है जो कांग्रेस के एक देश भर में रिवाइवल के लिए हो, जो प्रोफेसर साहब ने जिस बात पर ध्यान दिलाया है कि अभी भी इन फाइटिंग एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कांग्रेस को दोनों मोर्चे पर काउंटर करना है, बीजेपी को काउंटर करना है, आपको काउंटर करना है। तो इनको पहले तो जैसे ही प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूँ कि इनको अजय माकन को अगर आपने कमेटी की कमान संभालने के लिए दी है तो उनको एक एम्पावर कीजिए। आप कर सकते हैं असल में कांग्रेस का जो कल्चर है, लेकिन आपको जो चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटी दिल्ली की जनता चाहती क्या है, किसको वोट देना चाहती है, जिस पे ट्रस्ट हो जाए। तो आपने एक ट्रस्ट लूज किया है, उस ट्रस्ट को आपको दोबारा से हासिल करना है, उस भरोसे को हासिल करना है। तो यहाँ का जो मतदाता है वो क्या चाहता है, आप राजनीति में हैं और उस ग्राउंड रियलिटी पे जानना चाहते हैं, तो आपको चाहिए आप सर्वे करके पूछ लिए कि यहाँ की जनता चाहती क्या है, किस इलाके में कौन सी जनता, आपका जो वोटर है या जो वोटर नहीं है वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से चलना चाहेंगे आप, तभी आपको वोट देगा, नहीं तो क्यों देगा आपको वोट। जो दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के रिवाइवल के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता था, उस चुनाव से पहले कांग्रेस में जो इतनी फजीयत हो रही है अंदर तौर पर, तो क्या ये कांग्रेस मौके का सही फायदा नहीं उठा पा रही? इसका तो बिल्कुल, इसका मतलब तो ये दूसरा कि आप हारे जिन वजहों से, उन वजहों को ठीक करना चाहिए। अगर आप महंगाई को आपने इग्नोर किया पिछले चुनाव में और लोग गुस्से में आके वोट दिया, उन्होंने कार्यकर्ता ही नहीं, लोगों ने, भ्रष्टाचार अगर ऐसी चीज है तो ठीक है, आप उन भ्रष्टाचार, उन चेहरों को दूर रखिए पार्टी से। फिर उसके अलावा महंगाई पर अगर आप चूक गए तो माफ़ी मांग लीजिए जनता से। जनता ये नहीं, इतना कठोर नहीं है कि उन चीज़ों को भूल नहीं जाए, ठीक है आपको मौका देंगे। तो आप उस ट्रस्ट को दोबारा से लेना क्यों नहीं चाहते हैं? आप फिर वहीं पर उसी एक कल्पना की दुनिया में क्यों राजेश जी, जो बात निकल के आ रही है बहस से सामने, उसमें ये कि कांग्रेस अपने सर्वाइवल को लेकर के गंभीर नहीं दिख रही है, जो जहां उसे काम करना चाहिए वहां फोकस नहीं कर रही है। और दूसरी बात,
कोई कंट्रोल, ऐसा लगता है कांग्रेस आलाकमान का कोई कंट्रोल नहीं है जो इस तरह के बयान नेताओं के लगातार आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे अजय माखन जी को दिया है, वो स्वतंत्र रूप से पूरा जो कारोबार करेंगे, कोई हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं होता है और न किसी तरह का उन पर कोई दबाव है किसी तरह का। वो उनके देख रेख में पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। और जो इन्होंने बताया कि जो विकास का और ये जो वोटर हैं वो कैसे मतलब कांग्रेस से नाराज़ हो गए, उस समय सेंटर की भी सरकार थी, सेंटर में जो सहयोगी दल थे उन्होंने थोड़ा सा उनकी वजह से हमें भी झेलना पड़ा। और ना आप देखिए दिल्ली में हमने जो दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में हमने विकास करा है। विकास 5 साल पहले उनके विकास को देख लिए, 15 साल हमारे को देख लिए। 24 घंटे हमने लाइट दी, लाइटों में घंटों 10-10 घंटे पूरी रात लोग परेशान हो जाते, काम करके आते थे, रात को सो नहीं पाते थे। 24 घंटे लाइट दी, तार बिल्कुल ओपन थे, तारों को बिल्कुल कवरेज करके वायरिंग करके वो सारी फिटिंग पूरी दिल्ली में करवाई है, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। कई बहुत बच्चे आए दिन मौत हो जाती थी, सबसे वो निजात पाने के लिए कराया। बहुत काम करे, फ्लाईओवर बनाए हैं, सारे मेट्रो है, काम बहुत करें दिल्ली में। ऐसा नहीं है विकास की तो मैं आपको झड़ी गिनवा दूं, इतने करे। लेकिन हाँ, ये जो हमारे सहयोगी दल थे साथ में जो यूपीए में, उनकी वजह से ये सारा प्रचार हुआ। ठीक, उसकी वजह से हम ब्रेक बहुत सही आपने बात की। विकास तो किए, लेकिन शायद विकास का वोट में ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर पाए दिल्ली में, तो उसकी वजह से ये नुकसान आपको हुआ। बहरहाल इस अहम चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की चुनौतियों पर जो हम कर रहे हैं, आपको हिम्मत चाहिएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के सामने चुनौतियों की। कांग्रेस सभी वर्गों को ध्यान में रखकर चल रही है। इस मसले पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष ओनिका मेहरोत्रा से बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीत करन। आइए सुनते हैं मेहरोत्रा का क्या कहना है, खासकर दिल्ली के चुनाव को लेकर के। चुनाव को लेके कांग्रेस क्या कर रही है, विधानसभा चुनाव में किसे उतारेंगी, पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए मेरे साथ डीपीसीसी से ओनिका मेहरोत्रा, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कैसे देखती हैं आप, काफ़ी समय से डीपीसीसी से जुड़ी भी हुई हैं, चुनाव को लेके क्या अनुमान लगाया जा रहा है और कौन से नए चेहरे होंगे इस बार? बात डीपीसीसी से भी है, प्लस मैं दिल्ली प्रदेश की महिला की अध्यक्ष भी हूँ, तो उसके नाते भी तैयारियाँ ग्राउंड लेवल में तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कैंडिडेट का चयन तो आपको पता ही है, टीम करती है, कमेटी करती है, तो उसके हिसाब से हम भी वेट कर रहे हैं कि और भी नाम आ जाएं। और जाहिर सी बात है वही नाम आएंगे जिन्होंने अपने कोई आधार वहाँ पर बना रखा है, उस एरिया में काम कर रखा है, और प्रोमिनेंट लोग जो होंगे, ताकि हम अच्छी तरह से दोबारा लड़ सकें। और जो 8 सीटों का एक ब्लॉट लग गया है कि बहुत ही गिरावट जो कांग्रेस को आई है, तो इस चुनाव में आप देखेंगे फिर उभर के कांग्रेस आएगी। अगर एमपीज़ की बात करें तो जो एमपी रह चुके हैं, कितने लोग हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कौन से चेहरे होंगे वो? देखिए, एमपीज़ यहाँ तो दिल्ली में कुल 7 ही हैं, और 7 में से सभी अपने आप में बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही बड़े नाम हैं। और पार्टी जाहिर सी बात है उनसे ही पूछेगी, और अगर उनका कोई रुझान होगा इसमें, इस तरफ कंट्रीब्यूट करने का या इसमें कंटेस्ट करने का, तो वो तो उनकी अपनी ही डिज़ायर होगी। बाकी तो ओपन है उनके लिए, जब वो अगर वो चाहते हैं, ठीक समझते हैं, तो ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। एक अंतिम सवाल, चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस अभी तक बहुत पीछे रह गई है, ऐसे में कांग्रेस कब से अपनी रैलियां स्टार्ट करेंगी, कब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रचार करेंगी, और कब से जो है धुआंधार जो है प्रचार का सिलसिला शुरू होगा कांग्रेस का? देखिए, डेट्स अभी आई हैं, आपके सामने डेट्स आई हैं, और बात धुआंधार प्रचार की आप कह लें या ग्राउंड वर्क की आप कह लें, या ऑलरेडी जो हमने काम किए हैं उसके आधार पर हम अगर बात करें, तो सारे चीज़ें हमारे फेवर में हैं, क्योंकि हमने काम कर रखा है। एक दौर आया था, बीच में लोग आए थे अपनी नारेबाजी और अपनी कुछ वायदों से निकल के आए, वो सब कहीं ना कहीं धूमिल हो गया है। तो कांग्रेस ने दोबारा से अपनी वो जो काम किए थे उसी के बेस पे दोबारा फिर हम वोट मांगेंगे, और उम्मीद है कि लोगों ने जो धोखा खाया था वो रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस तैयार है अपने काम के बेस पे और अपने कैंडिडेट्स के आधार पे।
शुक्रिया। तो साफ तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो मेंबर्स हैं वो ये कह रही है कि कांग्रेस तैयार है, लेकिन भले ही कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि वो तैयार हो, लेकिन वो तो परिणाम ही बताएंगी कि कांग्रेस ने कितनी तैयारी की हुई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में चुनाव एकदम सर पे हैं। 7 फरवरी को चुनाव होने हैं। दिल्ली की जनता का मिजाज हमेशा अलग दिख रहा है और बीजेपी के सामने परीक्षा ये है कि बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के वो दिल्ली की जनता के सामने कैसे जाए, कैसे इस परीक्षा को बीजेपी पास करेगी। इस मसले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। आइए सुनते हैं संबित पात्रा का क्या कहना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 फरवरी को चुनाव होंगे और 10 फरवरी तक जो है वो नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कोई भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं। संबित जी, क्या ये चुनाव जो है इसमें भी जो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की तरह बिना ही किसी चुनावी मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स के लड़ा जाएगा, या कोई मुख्यमंत्री जो है आपका उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा? भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे में ये निर्णय अंततः पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। हमें वेट करना चाहिए। सवाल हमें बार बार पूछा गया है। यही सवाल महाराष्ट्र में भी पूछा गया था कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। यही सवाल हरियाणा में भी इलेक्शन के दौरान पूछा गया था और झारखंड में भी बहुत बार इस सवाल के साथ अपोजिशन पार्टीज हमारे साथ जूझती रही। मगर हमने देखा कि जनता ने किस प्रकार से इन सभी राज्यों में मोदी जी के विजन को एक्सेप्ट किया, मोदी जी के विकास की राजनीति पर उन्होंने मोहर लगाया और बाद में जिस प्रकार से इन तीनों राज्यों में जन साधारण से उभरा हुआ मुख्यमंत्री में तीनों राज्य आज बहुत खुश हैं। तीनों राज्यों को किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं है और तीनों राज्य अपने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार दिल्ली में भी विगत 1 वर्षों से जिस प्रकार हम देख रहे हैं ड्रामा वर्सेस डेवलपमेंट चल रहा है, दिल्ली की जो इंटेलिजेंट जनता है वो नकार देगी। आम आदमी पार्टी को नकार के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। ऐसे में एक परफॉर्मिंग सीएम हम जरूर देंगे। देखिए, परफॉर्मिंग सीएम देंगे बात ठीक है, लेकिन पिछले क्योंकि चुनाव जो हुआ था उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, डिक्लेयर किया था। लेकिन क्या अब लगता है कि आपके पास कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ मोदी के चेहरे के सहारे ही आप दिल्ली के चुनावी दंगल में कूदने जा रहे हैं? खास करके आम आदमी पार्टी तो इसी है, वो जगदीश मुखी को सामने रखती है, लेकिन ये भी साथ में कहती है कि पास एक भी चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला। देखिए, एक चुनाव में जीतने के लिए, संगठन में काम करने के लिए और हिंदुस्तान में किसी राज्य में डेवलपमेंट को लाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो केवल चेहरा नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टमिक स्ट्रक्चर है, एक सोच, एक थॉट प्रोसेस है और उसके साथ चेहरा भी हो तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये हैं एक बहुत ही सिस्टमिक रूप से एक स्ट्रक्चर अर्थात ऑर्गेनाइजेशन है। बूथ लेवल तक काम करने वाले लोग हैं। जनता तक उनके एस्पिरेशंस को किस प्रकार समझाया जाए, बुझाया जाए और काम किया जाए उसके लिए लोग हैं। हमारे पास मन और सोच है, विजन है, मोदी जी का विजन है। चेहरा हमारा हर एक विधायक है जो वहाँ लड़ रहा है, जनता का चेहरा है वो। आम आदमी की पार्टी के पास क्या है आज? तथाकथित रूप से सिर्फ चेहरा है। ना उनके पास शरीर है अर्थात ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना उनके पास मस्तिष्क है, ना सोच है। केवल चेहरे से क्या कर लेंगे? चेहरे से केवल ड्रामा होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर इसी चेहरे की बात करें तो कौन कौन से चेहरे जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकते हैं? देखिए, ये कौन होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका निर्णय एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। हमें धैर्य धारण करना चाहिए और ये निर्णय पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड पे छोड़ना चाहिए। तो संबित पात्रा, बीजेपी का कहना है कि धैर्य धारण करें और इंतज़ार करें, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, या बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी दंगल लड़ेगी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़ के लिए दिल्ली से। तो ये थे बीजेपी और कांग्रेस के दो अलग अलग रुख दिल्ली के चुनाव को लेकर के। बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के रिवाइवल की, कांग्रेस की बेचैनी की, लेकिन संबित पात्रा के बयान से लगता है कि बेचैनी बीजेपी में भी कम नहीं है जिस तरह से। क्यों प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो संबित पात्रा का भी हमने सुना पूरा स्टेटमेंट, उसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का खौफ बीजेपी को ऊपर अभी तारी है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, आम आदमी का जो ग्राउंड वर्क है वो बहुत तगड़ा है
और चुनाव के बहुत पहले से ही वो ग्राउंड वर्क केजरीवाल तैयार कर रहे हैं। पहली बार में जब केजरीवाल जीते तो आपने देखा कि जो ग्राउंड वर्क उसने किया था उसकी वजह से उस लेवल तक पहुंच गया कि 6 महीने की पार्टी और इतनी सीटें जीत कर आ गई। और वो प्रयत्न केजरीवाल अभी भी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बीजेपी के मन में भी ये आशंका है। अभी तक बीजेपी ने जो आम चुनाव जीते और जो राज्यों में चुनाव जीता वो सारा कुछ मोदी जी की लहर पर है। मोदी जी की अपनी इमेज के ऊपर वो सारे चुनाव जीते हैं और उस इमेज के ऊपर वो दिल्ली में भी बैंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि दिल्ली में भी वही लहर काम करेगी और हम जीत जाएंगे। इसमें शक नहीं कि मोदी जी की लहर अभी है और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है देश के अंदर और देश के बाहर सब जगह, तो दिल्ली की जनता में उनका असर तो होगा। लेकिन कितना असर इसका होगा और इसका कितना फ़ायदा इस चुनाव में अब दिल्ली में होगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। और प्रोफेसर जी, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा साहब मोदी की लहर अभी है, इसका मतलब है प्रोफेसर साहब भी मानते हैं कि लहर कम हुई है लेकिन अभी है, मतलब बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। क्या सिर्फ लहर के सहारे ही चुनाव जीते जाएंगे, दिल्ली के मुद्दे नहीं होंगे, या सब इसी तरह चलता रहेगा? ये मैं वही सुन रहा था आपकी बात और यहाँ सम्मित पात्रा का भी सुन रहा था। एरोगेंस बहुत ज़्यादा है इन लोगों में। ये जो कह रहे हैं कि ड्रामा वर्सेस डेवलपमेंट, इन्होंने दिल्ली के लिए क्या डेवलपमेंट किया है अब तक, ये जितने इनकी सरकार इनकी रही है, ये समझ में से बाहर है। गिना दें जितना डेवलपमेंट इन्होंने किया हुआ है दिल्ली की जनता को, वही एजेंडा लेके चुनाव में आ जाएं तो शायद वोट इनको उस तरह से मिले। अब लहर की जहाँ तक बात है, ये कह रहे हैं कि हम पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड मुख्यमंत्री तय करती है। ये पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी का, ये रावण के 10 सिर जैसा हो गया है। जो मुख्य सिर है बीच में जो रहता है और बाकी सब मुखौटे जैसे होते हैं, जो हिलता है दाएं या बाएं तो उसी हिसाब से सब कुछ हिलता डुलता है। तो मुख्य सिर वही मोदी जी हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई कक्कड़ जी को बनाना है मुख्यमंत्री, कह दिया कि भाई फला जगह इनको बनाना है मुख्यमंत्री, तो पार्टी बाकी जो सिर हैं वो भी उसी दिशा में घूम जाते हैं या झुक जाते हैं। तो उसको नए सिरे से इनको व्याख्या करने की जरूरत है, उसको व्याख्यायित करने की जरूरत है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेसीकरण बीजेपी का हो गया है ना, जो बीजेपी और कांग्रेस इस बार चुनाव में बीजेपीकरण कर दिया। उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देखे, दोनों एक दूसरे का रेप्लिका जैसा। लौटते मूल मुद्दे की तरफ, राजेश जी, जब ये आपने दोनों को सुना कहते हुए, आपकी जो नेता थी वो भी काफी कॉन्फिडेंट कहा जाए कि काफी कॉन्फिडेंट दिख रही थी वो, और जो बीजेपी के नेता हैं वो तो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखे ना। ये झूठ बोलते हैं। इनका पहले ये रहता था कि कांग्रेस जो है चुनाव जीतने के बाद अपना नेता चुनती है, पहले से इतिहास है। जहाँ जहाँ कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है वो वहाँ का चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाता है। ये पहले से ही हमारा मतलब संविधान है इस तरह का। इनका ये था कि हम लड़ने से पहले चेहरे को पेश करेंगे। पहले जैसे लोकसभा लड़ते थे तो वाजपेयी जी का करते थे, पहले जैसे दिल्ली का चुनाव लड़ा तो मदन लाल खुराना जी को पेश करा, ठीक है, फिर वो जीत गए, तो उसके बाद साहिब सिंह वर्मा को करा, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को करा। ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है, इनका ऐसा संविधान में है ही नहीं इनका। अब ये है कि मोदी ने जो कुछ जगह जो सफलता मिली है इनको, तो वो सोचते हैं कि ऐसी सफलता हमें यहाँ मिल जाए। इन्होंने अभी 30% जब इनका पिछला चुनाव लड़े थे तो बोले हम बिजली 30% कम करेंगे दिल्ली में जैसे ही सीट पे आएंगे। अभी 6 महीने जो राष्ट्रपति शासन रहा, इनके नेतृत्व में ही सरकार 6 महीने चली, तो इन्होंने 15% 2 बार में 15% बढ़ाया है, कम नहीं करा है। दूसरी बात क्या है कि जो तेल है, तेल के दाम, इंटरनेशनल तेल के दाम जो 1 से 15 रुपए थे जब मोदी जी जब वो प्रधानमंत्री 40 रुपए थे ना, प्रधानमंत्री बने थे, मतलब जो 140 $140 पर बैरल, अब 46 के आसपास हैं। 46 मतलब जो अब हुए हैं वो 46 के आसपास हैं। तो ये 70-75% इसके रेट गिरे हैं। इनसे ऐसा नहीं है कि तेल से, कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ही बनता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, रबड़ बनती है, टायर बनते हैं, पेस्ट बनता है, स्याही बनती है, हेयर कलर बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें 20-25 जो आइटम जो देश में बनते हैं। उन पे जो है 75% के हिसाब से उन पे 2% भी किसी पे कम करे हों तो बता दें। 75 तो बहुत बड़ी बात हो गई, 2% भी जो बढ़ रही हैं चीज़ें
क्यों वहाँ से कम आ रहा है तो उनका भी यहाँ पर रेट कम होना चाहिए। ये तो आपकी पार्टी को चाहिए कि भाई वो एक खाका बनाए करना, कि जब पेट्रोल के रेट हमारे टाइम में 70 रुपए थे इंटरनेशनल मार्केट में, देश की हम जनता लोग को होमवर्क नहीं कर रहे हैं। तो यही तो सवाल है ना कि अरे भाई तो आप देश की जनता उससे रास्ते पे लाई जानकारी दे करके अभाव तो आपकी तरफ से हो रहा मैं है। एक बात कहना चाहूँगा दे रहे हैं कि आपके शासन काल में भी कई बार पेट्रोल के दाम गिरे हैं, बढ़े हैं, लेकिन जब भी गिरे हैं तो कोई आपने गिरावट नहीं की है ना। हमने हमारे आप उस स्थिति में भूल नहीं, जाइए। यहाँ तो ये था कि एक हफ्ता गिर गया, 9 बार तेल के दाम गिरा दिए गए, 60 महीने के अंदर 9 बार तेल के दाम गिराए गए। अब आप ये कहें कि जिस एक्सटेंट तक जाना चाहिए आप 7 बार में ये बात 9 रुपए कम हुए। नहीं जो भी कम हुए हैं 9 बार हो चुके। आपने कौन सा एग्जाम्पल क्रिएट किया था? 71 हमारे जमाने में। दूसरी बात ये देखिए, अब जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो इसका इम्पैक्ट अब होना है, अब चूंकि पेट्रोल के दाम गिर गए हैं तो जैसे रासायनिक पदार्थ हैं या केमिकल्स के हैं या पेंट्स के हैं या और चीज़ें हैं जिनमें पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, धीरे धीरे उनके प्राइसेस कम होंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस भी डाउन होंगे और उसके साथ साथ इंडिया की प्राइसेस भी जाएंगी। अदरवाइज आप कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, तो उसका तो प्रोलिफिकेशन अब शुरू होगा। अब चूंकि दाम गिरे हुए हैं, बाकी जो पेट्रोल के दाम अभी गिरे हैं इनका कोई ये भरोसा नहीं कि इसी स्तर पर रहेंगे, ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। हमने एक कमेटी बनाई थी, आप जो भी कमेटी बनाई हो, लेकिन आप ये जो वादे करते रहे हैं कि मोदी सरकार ने नहीं किया, आपने क्या किया था? जनता ये जनता बोलिए। प्रोफेसर साहब अपनी जगह ठीक कह रहे हैं बात। सवाल ये है कि आप अगर ये अभी कांग्रेस ने जो फैसला किया आज वर्किंग कमेटी में कि देश भर में हम आंदोलन छेड़ेंगे भूमि अधिग्रहण, तो उसके अंदर कहीं महंगाई नहीं है, पेट्रोल प्राइस के नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है ये। अरे तो किसानों का पूरे देश में किसानों की इतनी बड़ी संख्या है, किसानों को मतलब सब्जियां हैं, उनकी सब्जियां ये खरीद रहे हैं। और ये ठीक है, हमारा पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, हमसे जो चीज़ बचती है एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, वहाँ से आदान प्रदान होता है। जब हमारे यहाँ कमी है इस समय सब्जियों की देश के अंदर, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और वहाँ जो कमेटी है सब्जियों की सरकारी, उनके आंकड़े हैं वहाँ से। तो जो टमाटर में सब चीज़ में इतनी 50% टमाटर के रेट बढ़ गए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आपका एक भी बैनर दिल्ली में कहीं है महंगाई को लेकर? ये चीजें जो सड़कों पर आनी चाहिए आपकी, वो पार्टी गायब है। सड़कों पे बिल्कुल, सड़कों पे भी आएंगी ये चीजें और सब चीज कब आएंगी आप? फरवरी के बाद मार्च में लाएंगे आप? ना, हमने उठाते रहते हैं मुद्दे। अब इनकी तरह ये ड्रामा तो करते नहीं है। ये पेट्रोल के भी ये कह रहे हैं कि हमने घटा दिए। कभी आम जनता को बहुत लोग जो है खबरों में ध्यान नहीं रखते हैं, उनको पता ही नहीं है। वो तो यही अभी सोच बैठे हैं। चलिए बताइए, दिल्ली चुनाव एक बड़ा मौका कांग्रेस के लिए है, सर्वाइवल का मौका है, रिवाइवल का मौका है, एक बहुत अच्छा मौका है। इस मौके का कि कांग्रेस सही फायदा उठा पाएगी, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों ने? बिल्कुल बनाई है। हमें पूर्ण मतलब विश्वास है कि लोग हमें, पिछली बार ठीक है लोग गुस्से में थे, लोगों को सब चीज़ विकास दिखेंगे और सारी चीज़ें नज़र आएंगी, उन पर हम फोकस भी करेंगे, उनको बताएंगे भी सारी चीज़ें कि भाई हमने दिल्ली के अंदर 24 घंटे लाइट दिए, जल आपका 24 घंटे जल दिया है। सोनिया में जो प्लांट हमने जो वाटर का था बहुत बड़ी संख्या में बनाया स्टोर करने के लिए, और आपके प्रदूषण से लिए CNG लेके आए हम। सारी चीज़ कानून व्यवस्था देखिए, दिल्ली में हमारे सामने जब सरकार थी उस समय कानून व्यवस्था देखिए। आज मर्डर रेप आए दिन इतने होते हैं, ठीक है, तो उस समय में वो सारी चीजें हम तो गिनाएंगे। आपके ज़माने में वो रेप हुआ था जो हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में हुआ। देखिए अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ज़माने में जो हुआ था, ये जितने भी बीजेपी के जो छात्र संघ हैं सब पूरी दुनिया में पार्लियामेंट से लेके मंत्रियों के घर, सांसदों के घर और राष्ट्रपति भवन तक चले गए। अब ये जब कांड हो रहे हैं, ये कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं जाते ये लोग? क्यों नहीं ऐसे? हम ऐसी गंदी राजनीति नहीं करते हैं जो ये लोग करते हैं। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं और दिल्ली के अंदर हमने विकास करा है और वही हमारा विकास का नारा रहेगा। इनकी तरह झूठे वादे नहीं करते और झूठा हमारा कोई नारा रहेगा। हकीकत में जो करा है करके दिखाएंगे और दिल्ली को आगे ले जाएंगे। क्या कांग्रेस का मैसेज मिस है ना? देखिए, जो विकास की बात आप कह रहे हैं, तो 49 दिन में केजरीवाल ने क्या कहा था कि न तो दिल्ली वालों को पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है और इतना महंगा मिल रहा है।
उसके पहले सरकार किसकी थी? अगर आपने सारा विकास कर दिया तो केजरीवाल को ये भूमिका बनाने की क्या आवश्यकता है? वो कहाँ से ये बातें केजरीवाल ले आए? केजरीवाल जी ने इस कहा तरह से कह देना सिर्फ कि हमने ये कर दिया, हमने सारी दिल्ली को 24 घंटे बिजली दे दी, पानी दे दी। नहीं, उनके कहने से नहीं, वो तो ये कह के चुनाव जीत गया। उनके कहने से देखिए यही कह के तो वो चुनाव जीत गया। दिल्ली में आप किसी भी कोने में चले जाइए और दिल्ली की जनता के अंदर दर्द था, जनता नाखुश थी, तभी तो। मेरी भी मत मानिए, इनकी भी ना। आप चैनल के इसी माध्यम से कैमरे लेके किसी भी दिल्ली के कोने पर जाइए, आम आदमी से पूछिए कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने विकास करा कि नहीं करा। जितने फ्लाईओवर हैं, मेट्रो हैं, सारी चीजें, स्ट्रीट लाइट हैं, आप जाएंगे अंधेरे में दिखता नहीं था, आप जाएंगे दिल्ली में ऐसा लगता है कि दिवाली सी जगमगा रही हो। ये सब कांग्रेस के सरकार में हुई थी। 15 साल पहले चले जाइए, जब देख लीजिए, अभी शासनकाल 6 महीने का इनका देख लीजिए, और आप बालों का भी देख लीजिए। कहने से सिर्फ नहीं होता है, करने से होता है। पुष्पेंद्र जी, जो अभी राजेश जी कह रहे हैं, उससे कहीं लगता है कि कांग्रेस कोई मैसेज दे पा रही है, या दिल्ली के चुनाव के लिए या पूरे देश के लिए, जो कांग्रेस के रिवाइवल में मददगार साबित हो सकता है? मुझे तो एक बात पे आश्चर्य होता है, ये जितना दावा करते हैं राजनीतिक दल के लोग कि हमने ये विकास कर दिया, लाइटें लगा दी, फ्लाईओवर बना दिया, वो आपके घर का पैसा लगा है क्या? टैक्स पेयर्स का पैसा है। आप इतना जो श्रेय लेते हैं, आप कभी कहते हैं कि भाई जनता के पैसे से जनता का हमने सदुपयोग किया है, ये आपका पैसा लिया है, हमारा बिल्कुल आप ये नहीं क्रेडिट देते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आज आप हारते हैं अगर चुनाव के बाद, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? पार्टी अध्यक्ष की होगी, उपाध्यक्ष की होगी, या उपाध्यक्ष को तो कहा जा रहा है कि साहब वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, कहा गया कि नहीं इनको उपाध्यक्ष प्रमोट कर दीजिए तो पार्टी का हो जाएगा, तो उपाध्यक्ष बना दिए तो पार्टी का साफ हो गया सब तरह से। अब कहा जा रहा है साहब उनको अध्यक्ष बना दीजिए। क्या यही एकमात्र हल है? यही हल है क्या? और जिम्मेदारी फिर किस पर फिक्स होगी? अगर जनादेश आपके पक्ष में नहीं आता है तो क्या फिर कार्यकर्ता ठीक रख पड़ेंगे? उत्तर प्रदेश से मांग आ रही साहब प्रियंका गांधी को सौंपिएगा, दिल्ली से बड़े बड़े नेता कह रहे साहब राहुल गांधी को कमान सौंपिएगा, तो क्या कांग्रेस के रिवाइवल का यही एक मात्र हल है? नहीं, वो प्रियंका गांधी के लिए ऐसा है कि उनके समर्थक हैं, वो अपनी आवाज कहते हैं कि प्रियंका जी को लाओ। किसी को कोई कहता है उसका समर्थक, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने कभी नहीं कहा, न कभी निर्णय लिया इस सब्जेक्ट में। ठीक है, उनके कोई समर्थक हैं, चाहते हैं कि हर आदमी सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस में जब भी रिवाइवल की बात होती है, अभी बात होती है, जैसे दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता हैं या और कई लोग हैं, खाली परिवार के लोगों की बात, जिन्होंने कहा कि भाई अब राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दीजिए, तो क्या उपाध्यक्ष रहते वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो अध्यक्ष बनाने की जरूरत पेश आ रही है? या उपाध्यक्ष रहते उनके सामने कौन सी अड़चन है जो सोनिया गांधी उन्हें नहीं करने दे रही है? या उनके बगैर कोई दिग्विजय सिंह ने अपनी सलाह दी कि भाई ऐसा कर लो कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना दो, तो सलाह देना एक वर्किंग कमेटी में निर्णय, तो वर्किंग कमेटी में होते हैं। चलिए ये राजेश यादव जी कह रहे हैं साहब सलाह दी है, ये सलाह दी है या ये कहा है कि भाई चलो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, उपाध्यक्ष बना के देख लिया, अब अध्यक्ष भी बना के देख लो? ठीक है, कहलवाना चाहते हैं ना तुमके मुंह से कि भाई वो कह दे। नहीं, आप समझे नहीं, अध्यक्ष भी बना के देखो, क्या कर लेंगे? क्या ये जंग है या ये सजा सुधार है? चुनाव हारने के बाद क्या उनको पुरस्कार स्वरूप अध्यक्ष बना देंगे? हाँ, कि जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। दूसरी बात, ये ऐसे राजा हैं जो अपनी सेना को पहले ही कहते हैं कि इसकी वजह से हम हारे हैं दूसरी जगह, है ना, कार्यकर्ता की वजह से हम हार गए चुनाव। आगे भी अगर चुनाव हारते हैं तो कार्यकर्ता पर ठीकरा फोड़ देंगे, आप नेता पे वो नई जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। तो वही है कि पुरस्कार स्वरूप आप उन्हें अध्यक्ष बना दिए। दिल्ली चुनाव अगर आप नहीं फतह करते हैं, नहीं जीतते हैं, तो आप फिर उनको अध्यक्ष बना दीजिए। चलिए क्यों, बिल्कुल यही एक हल मात्र है। सारी समस्या कांग्रेस की परिवारवाद की है, इसमें जो मोदी बार बार कहते हैं उसमें कोई झूठ नहीं है। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पार्टी में, जिसका नेटवर्क सारे हिंदुस्तान में रहा है और लगभग सारे हिंदुस्तान के राज्यों में सब जगह शासन किया है, उसमें इसको कोई और चेहरा मिलता ही नहीं सिवाय परिवार के। और जो चेहरा इनको जो आगे किया है इन्होंने, उसका पार्लियामेंट में क्या भूमिका थी, देश की राजनीति में उनकी क्या भूमिका थी, कौन से ऐसे काम उन्होंने कर दिए इतने कार्यकाल में जिसको कहा जाए कि एक प्रधानमंत्री पद के लायक वो व्यक्ति। तो अगर कांग्रेस जब तक इस उहापोह से बाहर नहीं निकलेगी तब तक कांग्रेस की स्थिति नहीं बदलेगी। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पहले तो कांग्रेस में ये बात नहीं थी, लेकिन ये बात अब बहुत अधिक मात्रा में हो चुकी है
इंदिरा गांधी का एक व्यक्तित्व अपना था, सारा देश उनको मानता था और उन्होंने कांग्रेस के लिए काम भी बहुत किया। लेकिन उसके बाद ये जो डिटेरियोरेशन हुआ है इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ठीक है, इंदिरा गांधी का इमेज कुछ दिन काम करता रहा और पार्टी जीतती रही, लेकिन जब वो इमेज खत्म हो गया, जैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, तो उसमें अगर राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग करनी थी तो कोई एक मंत्रालय संभाल के दिखाते और परफॉर्म ना किसी राज्य का उनको मुख्यमंत्री बनाना, ना कोई बाहर खड़े हुए इंदिरा जी ने किया कराया गया था। इंदिरा गांधी पहले कैबिनेट में आई, लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में आई, इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनने के पहले उनकी पूरी भूमिका थी और पूरी तरह से वो ट्रेंड की गई उस पद के लिए और उन्होंने अपने आप को इस काबिल दिखाया। जो उन्होंने स्टेप लिए उसको देखकर जनता खुश हुई। ऐसा क्या कुछ किया राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने कि जिसको यस मैन आपके कांग्रेस के लोग सब जगह कहते हैं। क्या काम ऐसा किया कि कोई बात राहुल गांधी आप जनता के सामने रखिए, राहुल गांधी ऐसी कोई बात जनता के सामने रखिए। किसी भी नेता का बेटा अगर पार्टी या देश की सेवा करना चाहता है तो ये कोई गुनाह नहीं है। कोई ऐसी भी कोई पार्टी नहीं है, मुझे बता दीजिए एक पार्टी का जिसके नेता के किसी की संतान उस पार्टी में काम नहीं कर रही हो। हम तो बुरा नहीं मानते, ठीक है, वो देश के लिए पार्टी के लिए कोई नहीं बुरा मानेगा, आपने कोई नहीं बुरा मानेगा, पार्टी काम करने वाला चाहिए, काम करके दिखाइए। और राहुल गांधी संगठन का काम कर रहे थे, उन्हें मंत्री के लिए नहीं, उन्होंने संगठन के लिए। कोई एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी राजेश जी मुझे बताइए आप, कांग्रेस के अलावा, जिसमें प्रेसिडेंट के बाद उसका बेटा सेकंड पोस्ट पे बैठा हो, कोई एक पार्टी बताइए, राष्ट्रीय पार्टी आज की तारीख में देश में कोई एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बताइए कि जिस पार्टी अध्यक्ष का बेटा या बेटी इनको मौका कितना पार्टी के नंबर 2 पे बैठा हो। देश की जनता ने इनको मौका कितना दिया? किसी भी पार्टी हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहा, राष्ट्रीय पार्टी को जब मौका लगातार 20 साल मिलता तब ये स्थिति आती, वो स्थिति नहीं आई ऐसी। बीजेपी में राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, पार्टी अध्यक्ष रह चुके 2 बार, अपने बेटे को टिकट तो दिला नहीं पा रहे, अब वो क्यों नहीं दिला पाए, क्या बात थी और उसके क्या थे, मोदी जी ने क्यों बुलाया था उनको, क्यों वो डीजीपी को क्या पोस्ट दिलाना चाह रहे थे, क्या कहानी थी, बहुत चीजें हैं, ठीक है ना, तो बहुत चीजें होती हैं ऐसे। यशवंत सिन्हा ने तो अपने एक सिंगल पॉइंट में क्या कांग्रेस अभी नहीं दिला दिया अपने कांग्रेस अब यशवंत सिन्हा राजनीति से आउट है ना, अब राजनीति में नहीं है यशवंत सिन्हा की बात तो छोड़ दीजिए, अब कहाँ राजनीति में। एक सिंगल लाइन में आप बताइए, कांग्रेस के रिवाइवल का जो रास्ता भी चुना जा रहा है वो बिल्कुल क्या सही रास्ते पे जा रही है कांग्रेस? रास्ते पे क्या सही में जो कुछ कमियां हैं उस पर आज चर्चा के लिए तो आज जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने आप निर्णय ले लें, उन्होंने हर जिले को हर प्रदेश को मतलब उनका फीडबैक मांगा है कि जो हम ये डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन सही है या इसमें क्या संशोधन करना है। संक्षेप में बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को आपने कांग्रेस कैंपेन कमेटी की कमान सौंपी है अजय माकन की, आपको ध्यान होगा यूसुफ जी प्रेस क्लब में बैठ के वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे एज ए प्रवक्ता कांग्रेस के, उसी वक्त राहुल गांधी आते हैं, बड़ा ड्रामाई अंदाज में आए। मनमोहन सिंह ने कोई अध्यादेश पास किया था क्रिमिनल्स वाला जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी था, उसे लिया उन्होंने, फाड़ा उसे और कहा कि ये डस्टबिन में डालो, इसको उठ के चले गए। प्रवक्ता की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके, वो बीमारी का प्रवक्ता पूरा देश। बहरहाल शायद कांग्रेस में अभी कांग्रेस अपनी बीमारी का सही से डायग्नोज नहीं कर पा रही है, जब डायग्नोज हो पाएगा तो शायद इलाज के बारे में सोचे। बहरहाल आज की न्यूज लाइन में इतना ही और सभी मेहमानों का इस 1 घंटे की चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज लाइन में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।